आपको यही व्यू मिलेगा अगर आप ये कार चला रहे हैं। एग्जैक्ट व्यू है ये। आप ये समझ सकते हैं कि आप ही ड्राइवर हैं इस वक्त, आप ही ये कार चला रहे हैं। इन गाड़ियों में जितनी भी चीज़ें लगी है ना, सारी आफ्टर मार्केट मिल सकती है, सब कुछ आप चेंज कर सकते हो। एक चीज़ है ये, सबसे पहले इसी की बात कर लेते हैं। इसको आप कभी चेंज नहीं कर सकते हो, ये कार के साथ लग के आएगा और ज़िंदगी भर तक आपको रोना पड़ सकता है या फिर आप हंसोगे। बिकॉज इंजन अगर रिफाइन नहीं है ना तो फिर कुछ भी नहीं है। सबसे पहली बात तो हाइड्रोलिक स्ट्रट्स हैं इसमें, तो ऐसे करके उठा के नहीं रखना, अपने आप ही ऊपर हो जाता है ये एक प्लस पॉइंट है। बाकी हुड ओपन करने के बाद जब आप इंजन बे की तरफ बढ़ोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि अरे ये क्या किया, ऐसे रख दिया क्या इंजन, इसके ऊपर कुछ कवर क्यों नहीं लगाया। बाकी हो सकता है कि एक एडवांटेज भी हो कि इंजन खुला हुआ है जिसकी वजह से हीट सेपरेशन अच्छे से हो जाए। लेकिन सबसे बड़ी एडवांटेज बताऊं, यही सेम इंजन एक लग्जरी कार में भी आता है, बिकॉज ऑफ रेनो की एक कोटिंग है जो सिलेंडर और पिस्टन के बीच का फ्रिक्शन खत्म कर देती है। और जब ये दोनों फ्रिक्शन खत्म हो जाते हैं तो दो चीज़ें अचीव की जा सकती हैं, माइलेज, हाई स्पीड। इस 1300 सीसी के इंजन से ये 280 Nm ऑफ टॉर्क कैसे लेके चले गए और 261 bhp, ये एक सोचने वाली बात है। अच्छा, एक चीज़ का ना खास ध्यान रखना है, इसमें दो ऐसी प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जो इस सेगमेंट में सबको मार देंगी। एक तो इसकी ये 212 यानी कि 212 mm की ग्राउंड क्लियरेंस। वहीं एक और एडवांटेज में ये जीत रही है, 18 इंचेस के एलॉय व्हील दे रही है यार। लोग इसमें 19 भी लगवाएंगे और 20 भी लगवाएंगे। जो फैशनेबल मॉडिफिकेशन वाले जो लोग हैं ना, वो इसके अंदर 20-20 इंच के व्हील्स लगा के घूमेंगे, बिकॉज कंपनी ने 18 लगा के दिए हैं और आसपास इसमें काफ़ी जगह है। अच्छा, मेरी ना एक बात पे ज़रा गौर फरमाइएगा, ये है इसका टेल गेट, इलेक्ट्रिक है। ये देखो स्मूथनेस, देखना कितना स्मूथली ओपन हो रहा है। वह जैसे आवाज़ आती है जू 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 जू, है बहुत माइनर साउंड है इसमें। एंड ये इतना बड़ा स्पेस है पीछे, 518 लीटर का 580, मैं तो कह रहा हूँ 500 लीटर मान लो, 500 लीटर पानी का वॉल्यूम इसमें अंदर भर सकते हो या एयर वॉल्यूम। लेकिन आप ये देखो कि किस तरीके से मैनेज किया हुआ है। यहाँ पे इतना सारा स्पेस है, ये जो चीज़ है ये एक हिडन स्पेस है, यहाँ पे आप अपना हिडन सामान रख सकते हो। बाकी ये जैक के लिए है और कोई ऐसा स्पेस नहीं है। यहाँ पे एक्सेसरीज आ जाएंगी जिसमें नेट वगैरह आ जाएंगे, काफ़ी सही काम हो जाएगा। बाकी लाइट्स वगैरह तो हैं ही पीछे। 60-40 का ये स्प्लिट रेशो है, अगर आप इसको भी आगे कर देते हो ना तो बहुत ज़्यादा स्पेस बन जाएगा। बाकी ये जो पार्शल ट्रे है ना, ये इससे कनेक्टेड है, इसकी वजह से ये अपने आप ही ऊपर की तरफ हो जाती है, इसको करने की ज़रूरत भी नहीं है। अब इसके नीचे क्या है वो देख लेते हैं। इसके नीचे मिलता है यहाँ पे ऐसा सा सामान। बाकी टायर जो है ना वो इसके अंदर नहीं दिया, इसके अंदर दिया है एक ये टायर इन्फ्लेटर, बिकॉज पता है कि भैया टायर पंचर नहीं होंगे, न्यू टेक्नोलॉजी वाले हैं, पंचर तो होता है हर एक टायर, लेकिन इमरजेंसी में हो जाए तो यहाँ पे एक है ये टायर रिफिलर। अगर आपका टायर फट भी जाए ना तो ये अंदर से जाकर उसको सील कर देता है, फिर किसी एक पंचर वाले की शॉप पे चले जाओ और वहाँ पे जाके पंचर आप लगवा सकते हो। बाकी ये दोनों चीज़ें भी मिल रही है कार के साथ, तो ये एक एडवांटेज है। बाकी छोटी छोटी बातों करूँ तो यहाँ पे पेंटेड है, हैंडल ठीक है, बट यहाँ पे कोई हैंडल नहीं है जिसकी वजह से सिमेट्री शायद लगेगी नहीं, क्योंकि हैंडल चला गया है। यहाँ पे ये ऐसे करके लैच है, इसको ऐसे करके करो और फिर खोल सकते हो डोर को। कुछ इस टाइप से इसकी रियर सीट्स हैं और यार खुल्लापन है। मैंने ये सीट्स 5 फुट 5 इंच वाले इंसान के हिसाब से एडजस्ट कर रखी है, और ये तो खैर इस पर तो मैं गाड़ी चला के आया हूँ, ये वाली को मैंने थोड़ा सा आगे कर दिया था। यहाँ पे ना स्पेस के मामले में तो है, बिकॉज ऑफ ये डुअल पैन सनरूफ। इनफैक्ट की हेडरूम भी तो देखो कितना बड़ा है, ये चीज़ सही है नहीं। एक बार जरा नी स्पेस चेक करो, दोनों सीट्स ठीक ठाक सी हैं। यहाँ पे ये लंबर सपोर्ट है, इसके अंदर भी यहाँ पे कुछ ऐसा सही है। ये चीज़ एडवांटेज के अंदर आ जाती है, बट टॉप ऑफ द लाइन के अंदर ही होगा ये। यहाँ पे ये जो रेयर वेंट है ना बहुत सिंपल से है, मेरे को पसंद नहीं आया। बाकी टाइप सी पोर्ट है यहाँ पे, ये चीज़ बढ़िया है। बाकी लाइट्स वगैरह तो यहाँ पे है और वो भी टच सेंसिटिव है। पीछे से सीट का डिज़ाइन देखोगे तो नॉर्मल सा डिज़ाइन नहीं है, ये ऐसा लगता है जैसे कुछ एक्सपेंसिव सी कार में बैठे हैं। तो चलो अब ड्राइव पे चले, बहुत देर हो गई कार के बारे में समझते हुए। मेरे पास है मैनुअल ट्रांसमिशन। मैनुअल ट्रांसमिशन में ना एक खासियत होती है कि आपके पास में पावर अपने हाथ में होती है, मतलब आप गियर चेंज कर सकते हो। तो देखो जो विंडोज़ हैं ये भी अच्छी खासी बड़ी हैं, पिलर एक कोई इतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है मुझे। फर्स्ट गियर में जब मैं इसको उठाता हूँ, गियर चेंज करता हूँ, तो ना पता नहीं एक स्मूथनेस है इंजन में। दोबारा से दिखाता हूँ, मैंने बिल्कुल स्टॉप किया, अब फर्स्ट गियर स्मूथली उठता है, रिफाइनमेंट। बिकॉज इस इंजन से इतनी पावर निकालना एक बड़ी बात थी। 280 Nm ऑफ टॉर्क, 160 bhp, 1300 cc का इंजन। उसके बाद एक मेरे को लगता है कि इस स्टीयरिंग पे काफ़ी अच्छा काम किया गया है, जिस तरीके से ये एक्यूरेसी देता है। ऐसे पहाड़ों में आपको किसी भी कार की सच्चाई पता चल सकती है कि वो कार
सिटी में जो सिंपल से रोड है उस पर तो अच्छी चलेगी चलेगी, लेकिन अगर पहाड़ों पे लेके आओगे तो कैसी चलेगी वो कार। तो इसी वजह से ये जो पहाड़ी रास्ते होते हैं इनमें टूट फूट होती है, इनके अंदर कच्चे रास्ते होते हैं, और वहाँ पे जाके आपको पता चलता है कि हाँ भाई इसमें दमखम तो है। फिलहाल मैं इसको थर्ड गियर में डालता हूँ, स्मूथली जाती है। जब ढलान है ना नीचे की तरफ, तो इसको थर्ड गियर में ही रखो, उसी में ही चल रही है, उसी में रुक रही है, हर एक काम उसी में कर रही है। बिकॉज पहाड़ों पे आप बहुत लंबी या स्पीड में नहीं चला सकते हो कार को। जब चढ़ाई हो सेकंड गियर इसकी है, और सेकंड गियर में ये चढ़ भी रही है, कोई पावर लैग नहीं है, कुछ भी नहीं है, टूटे फूटे रास्ते जो हैं उन सबसे निकल रही है, कोई ऐसी टेंशन नहीं है इसमें। बट वहाँ पे आपको गियर चेंज करनी पड़ेगी जहाँ पे एग्जैक्ट ब्रेक ही लग गई, तो वहाँ पे हल्का सा मुझे ये लगता है कि बॉडी में ये जो इसकी जो बॉडी है वो उसके अंदर ना, देखो अभी मैं दिखाता हूँ, ये मैंने ब्रेक करी। अब यहाँ पे अगर इन केस मैंने ये थर्ड गियर ही लगा रखी थी, ठीक है, और अगर मेरा ध्यान नहीं था, वैसे ऐसा होता नहीं है, लेकिन अगर ध्यान नहीं था तो यहाँ पे ना इंजन हल्का सा तो करता है ऐसे 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 करके, जैसे कि उसको थोड़ा स्ट्रेस हो रहा हो। बट ये लॉजिक नहीं है किसी भी चीज़ को देखने का, बिकॉज हमारे पास में गियर्स हैं, हमें गियर चेंज करनी है टाइम पे, और ऐसे पहाड़ी एरियो के अंदर तो ज़्यादा गियर शिफ्टिंग होती है, तो वहाँ पे अलग तरीके का एक्सपीरियंस होता है। इसकी जो मैं बताऊँ पहाड़ों के अकॉर्डिंग सस्पेंशन, या फिर आप बोलो कि कच्चे रास्तों के अकॉर्डिंग सस्पेंशन थोड़ी स्टिफर है, और स्टिफ है इस वजह से इसकी जो हैंडलिंग है ना वो बहुत सही है। अब कैसे भी पहाड़ हो, टूटे फूटे हो, छोटे छोटे से रास्ते हो, उसमें यहाँ पे इसकी जो हैंडलिंग है वो बहुत एक्यूरेसी के साथ में ये कार हैंडल होती है। देखो सामने कैसा शार्प कट है, अब यहाँ पे देख रहा, हल्की सी ब्रेक करी मैंने, हल्का सा स्मूथली इसको मैं लेके आऊँ, और ये जो कार है बिल्कुल ऐसे करके कर्व ले लेती है। ये चीज़ मेरे को इसके अंदर बढ़िया लगी, ऐसे ऐसे करके कोई बॉडी रोल जैसी तो मेरे को इसके अंदर अभी तक चीज़ लगी नहीं। और एग्जैक्ट लोकेशन पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे आप ड्राइव करेंगे तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कुछ ऐसा सा दिखेगा, ये विजिबल है काफ़ी। अभी मैंने वाइड एंगल में शूट कर रहा हूँ मैं, इस वजह से थोड़ा सा लग रहा होगा, बट काफ़ी विजिबल है, यहाँ से दिख रहा है। स्क्रीन ऐसी दिखती है। सबसे बढ़िया चीज़ जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई, इनबिल्ट गूगल फीचर इसमें, जिसकी वजह से मेरे को फ़ोन कनेक्ट करने की ऐसी कोई टेंशन नहीं है इसके अंदर, और मैं अपना जो भी डेस्टिनेशन है मैं इसके अंदर डाल चुका हूँ। अच्छा हाँ, मैंने बीच के अंदर ना कार को ऑफ भी किया है, ऑन भी किया है, तब भी ये जो गूगल लोकेशन है ये इसने पकड़ रखी है, ऐसा नहीं कि बार बार चेंज करना पड़ेगा आपको। अब यहाँ पे जैसे क्रूज मोड हो गया या फिर ये सारी चीज़ होंगी, ये है रोड की चीज़ें, तो रोड पे जब मैं इसको लेके जाऊँगा तब आपको दिखाऊंगा। वैसे ये है मैनुअल ट्रांसमिशन, और सबसे ज़्यादा बिकेगा ये मैनुअल ट्रांसमिशन, बिकॉज इंडिया के अंदर मैनुअल ही चलाते हैं ज़्यादातर लोग। फिर भी एक बार ये क्रूज़ कंट्रोल एक्टिव करके दिखाता हूँ। देखो क्रूज़ कंट्रोल सिलेक्टेड, अब इसको थोड़ी सी स्पीड चाहिए, अब यहाँ पे इसने क्रूज़ कंट्रोल पकड़ लिया। अब मैं इसके अंदर स्पीड लिमिटर भी लगा सकता हूँ, ये बहुत बढ़िया चीज़ है। यहाँ पे अगर कंसोल के अंदर अभी दिखाता हूँ तो स्पीड लिमिटर का भी ऑप्शन है, ये यही बटन है, इसी से ही आप स्पीड लिमिटर, क्रूज़ कंट्रोल यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर इसको ऑफ कर सकते हो, डीएक्टिवेट। स्टीयरिंग पे जो कंट्रोल्स है ना, वो उसके जो बटन्स हैं, मतलब इसमें ना थोड़ा क्लीकी साउंड है, लेकिन काम एक्यूरेट ही कर रहे हैं। ड्राइवर्स व्यू आपने देख लिया कि अगर आप कार चला रहे होंगे तो आपको कैसा लगेगा। अब देखते हैं इसकी असलियत। अगर आपको एक एसयूवी वाली फील चाहिए ना, तो देखो अभी ये मैप लगा रखा है ना, आप ये वाले आइकन पे आओ, ये कार का आइकन है, इस आइकन को दबाया, यहाँ पे इतने सारे पोर्शन खुल जाते हैं। अभी दिखाऊंगा 360 कैमरा भी इसका, देखो कितना सही से है, बहुत सुपर HD नहीं है, लेकिन इतना HD है कि दिख जाता है सही से, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। इसमें एयर क्वालिटी पता चलती है कि कितनी आ रही है, यहाँ पे ये PM 2.5 दिखा रहा है इनकमिंग फ्लो। फिर माई ड्राइविंग के अंदर, चलो ठीक है, मैं माई ड्राइविंग के अंदर डेटा आ गया कि इको के अंदर कितनी चलाई, एनर्जी कितनी सेव करी। एक चीज़ मुझे जो बड़ी बढ़िया लगती है वो ही ये, सबसे लास्ट में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि ड्राइविंग असिस्ट के अंदर आप जो है ये सब चीज़ें, जो फ्रंट ब्रेकिंग वगैरह है, फ्रंट कोलिजन, उसको आप एक्टिवेट कर सकते हैं, डीएक्टिवेट कर सकते हैं। कंफर्ट में जाओगे तो कंफर्ट में ये ऐसी चलेगी कि यहाँ पे टाइम है, कितनी देर तक रखना है, पार्किंग का क्या सीन है, पार्किंग सेंसर्स कौन कौन से चाहिए आपको, फ्रंट चाहिए, साइड चाहिए, कौन से चाहिए। अगर आप भीड़ भड़के वाले एरिया के अंदर चला रहे हो इस कार को, तो आप इनको ऑफ कर दो, ये होता है। मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ व्हीकल में। तो जैसे मैं व्हीकल पे जाऊँगा तो यहाँ पे कॉकपिट के अंदर कितनी चीज़ें हैं, स्क्रीन से रिलेटेड, ब्राइटनेस कितनी तेज़ करनी है, तो वो सारे इसके अंदर फीचर है। आउटसाइड यहाँ पे जाऊँगा एक्सेस में, तो ऑटो डोर लॉक कितनी देर में करने हैं, ये वाले टायर प्रेशर ऐसा सा दिखाता है। UI जिसने डिज़ाइन किया है उसको थम्स अप है। सेटिंग के अंदर जाओगे तो इनिशियल जो नेटिव जो सेटिंग्स होती हैं वो यहाँ पे मिलती हैं, सिस्टम सेटिंग्स वगैरह, ठीक है। मेन चीज़ें ये हैं, यहाँ आते हैं, यहाँ देखो आते के साथ ही कैसी स्क्रीन चेंज होगी,
है ना। अब यहाँ पे ये कार दिखा रहा है आपकी, यहाँ पे ये दिखा रहा है कि भाई क्या मूवमेंट है ऐसे ऐसे वाली, और इसमें आप ऊपर नीचे कैसी कैसी मूवमेंट करेंगे। तो 2 तरीके की डिग्री है। यहाँ पे एक कंपास है। इनकेस अगर मैं कैमरा ओपन करता हूँ तो यहाँ पे कैमरा व्यू आ जाता है। और अब मैं इसके अंदर कार चला के दिखाऊंगा एक बार। ठीक है, स्टार्ट करें दोबारा से। ऑटो ऑन ऑफ का बटन यहाँ पे है, वैसे आप इसको ऑफ कर सकते हो अगर आपको ऑटो ऑन ऑफ चाहिए। ये है सेफ्टी का बटन, तो जैसे ही मैं इसको प्रेस करता हूँ तो ये अपने सेफर मोड पे आ जाती है, बट वो मुझे करना नहीं है अभी। बाकी यहाँ पे लाइट से रिलेटेड बटन है, प्रेस किया। अब यहाँ देखना कि ये जो चेंजेस कैसे होंगे। इसके अंदर जी फोर्स नहीं है, टॉर्क और वो नहीं दिखेगा आपको कि हॉर्स पावर कितनी आ रही है, टॉर्क कितना है। बट जब मैं इस स्टीयरिंग को मोड़ूंगा तो यहाँ पे ये जायरो जो सेंसर है इसका वो काम करेगा। अगर सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो इसकी सस्पेंशन थोड़ी स्टिफर है, अगर हाईवे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सस्पेंशन बिल्कुल ठीक है। एक और चीज़ है इस कार में कि जो फिट एंड फिनिश है ना वो बहुत ही बढ़िया है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि कहीं से कोई रैटलिंग साउंड है। हाँ, थोड़ा थोड़ा सा आता है जब बहुत ज़्यादा गड्ढे हो जाएंगे, तब हल्का हल्का सा किस 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 करके साउंड आता है, बट वो हर एक कार के अंदर आ सकता है। तो यहाँ पे कितनी चीज़ें हमें दिखती है वो एक बारी देख लेते हैं। लेकिन जो टर्न्स है ना ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे, मतलब बहुत अच्छे से कर पा रही है कवर। इसी वजह से शायद रेनो ने यहाँ पर इसकी टेस्ट ड्राइव दी है। तो देखो, अगर मैं इस मेन्यू के बटन को दबाता हूँ तो ये वाली स्क्रीन चेंज हो जाती है। ये स्क्रीन चेंज होती है बार बार। अब इस स्क्रीन को एक बार ही देख लेते हैं। अब ये जो देख रहे हो है ये है गूगल मैप। अब ये गूगल मैप मैंने यहाँ पे लगा रखा है। अब ये गूगल मैप यहाँ पे मिरर हो जाता है। एक तो ये बहुत बढ़िया पॉइंट लगा मुझे कि आपको मैप भी दिख रहा है, कार की स्पीड वगैरह भी दिख रही है, और यहाँ पे अगर आपने कोई मल्टीमीडिया चीज़ लगा रखी है तो वो भी आपको दिखेगी। फिर जैसे ही मैं इस मेन्यू को दोबारा से प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे ना अलग टाइप के UI आते हैं, जैसे कि ये यूज़र इंटरफेस तो दिखाएगा यहाँ पे कि कार चल रही है, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन देगा और एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देगा। इसके बाद यहाँ पे ये अप एंड डाउन वाले जो बटन्स हैं इनको करोगे तो जैसे मैं डाउन करूँ और डाउन करूँ तो ये वाली इन्फॉर्मेशन चेंज होगी। अब यहाँ पे दिखा रहा है कि ये इको मॉनिटर की आपने कैसी कार चलाई है, कैसे चलाई है। मैं इसको और चेंज करूँगा ना इस वाले बटन से तो ये और चेंज आएगा। TPMS आ गया है, चारों टायरों की हवा बताएगा। फिर आगे चलते हैं तो यहाँ पे डिस्टेंस आ गया है कि मैंने कितना डिस्टेंस किया है और कितना बचा है डिस्टेंस टू M2। ये सारी चीज़ें आजकल किसी भी एक मॉडर्न कार में होनी चाहिए। बट यहाँ पे 2 लीवर्स हैं, बेसिकली 2 क्या है, यही वाला बताता हूँ आपको। तो ये सोर्स का है, यहाँ पे देखना ध्यान से। अब ये है वॉल्यूम अप एंड ये है वॉल्यूम डाउन। अब मीडिया कंट्रोल की ये वॉल्यूम, जैसे ही मैं ये बटन दबाऊँगा तो ये वॉल्यूम अप होगी, और माइनस वाला बटन दबाऊँगा तो ये वॉल्यूम डाउन होगी। बट अगर मुझे म्यूट करना है तो मुझे इन दोनों को साथ में प्रेस करना है। ये देखो बीच के अंदर ना यहाँ पे ये म्यूट का ऑप्शन है, साथ में प्रेस करोगे तो ये देखो म्यूट हो गया। एक ये भी ठीक है लेकिन थोड़ा अजीब सा है। अभी मैंने थोड़ी सी वॉल्यूम बढ़ाई तो इसने FM पकड़ा, पहाड़ों पे पकड़ नहीं रहा है। ये वाला जो लीवर है ये ऊपर नीचे नहीं हो सकता है। यहाँ से आप सोर्स को चेंज कर सकते हो। फिर ये जो है नीचे वाला एक बटन है, यहाँ से मोड्स को चेंज कर सकते हो, मल्टीमीडिया मोड्स को। पीछे की तरफ ना यहाँ पे ये एक ऐसा करके व्हील है, क्राउन, इससे आप जैसे स्कैन करना है वो सारी चीज़ें यहाँ से कर सकते हो। ये बहुत बढ़िया सिस्टम बना दिया है। इसी के अंदर ही काफ़ी सारी फंक्शनैलिटी आ गई है। बजाय ये लोग यहाँ पे देते, अगर ये यहाँ पे देते तो फिर ये जो मेन कंट्रोल्स है ना ये छुप जाते, या फिर यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लटर्ड हो जाता। तो डस्टर का स्टीयरिंग को ही सोचा जिसने, वो बहुत ही अच्छे से समझाया और बहुत ही अच्छे से देखा है उसने। जो भी डिज़ाइनर होगा, जिसने भी इम्प्लीमेंट किया, ये मुझे बहुत सही लगा सीन कि इन्होंने ये चीज़ को यहाँ पे रखा। फिर इस तरफ जो है वो वाइपर्स वगैरह और रेयर का वाइपर है पीछे। यहाँ पे हेडलाइट वगैरह के कंट्रोल है, इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट हाँ, इसमें टर्न इंडिकेटर्स जो हैं वो राइट हैंड साइड से आप दोगे। अच्छा, मैं टर्न इंडिकेटर दे रहा हूँ, देखो जरा ध्यान रखना, टर्न इंडिकेटर दे रहा हूँ, बट इसमें कोई ब्लाइंड व्यू मॉनिटरिंग नहीं है। यहाँ पे कुछ मॉनिटर दिखेगा नहीं, स्क्रीन नहीं दिखेगी आपको। बट हाँ, ये है कि इसके अंदर यहाँ पे ना ये इसका विंडो डाउन करते हैं, ये आइकन देख रहे हो, ये ब्लाइंड स्पॉट अलर्ट है। जैसी कोई कार यहाँ से आएगी, सेंसर्स ने डिटेक्ट किया तो यहाँ पे दिखा देगा ये। बट मॉनिटर जैसी कोई इसमें चीज़ नहीं है। अगर गियर शिफ्टिंग की बात हो तो ये गियर कहीं पे अटकी नहीं है अभी तक। मैंने 6 गियर तक इसको पहाड़ों पे ही चलाया, कहीं तो अटकनी चाहिए थी। ऐसे पहाड़ है, पहाड़ पे क्या होता है कि रास्ते छोटे होते हैं, कट होते हैं बहुत ज़्यादा, और कहीं पे लैंडस्लाइड हो रही होती है तो वहाँ पे मिट्टी विट्टी होती है और कूड़ा कबड़ा होता है, पत्थर होते हैं। जितनी बारी भी इसको चेंज किया ना, ये कहीं फंसी नहीं रहा है। मैं सोच रहा था कि फंसे, मेरे पास बोलने के लिए कुछ तो होगा, बट ये फंसा नहीं। ओवरऑल इसका कंफर्ट मेरे को समझ में आया, पसंद आया मुझे। आप एक बार चला के देखना, आपको भी पसंद आएगा। सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल हैं, वाइड सीट्स हैं इसकी।
दूसरा मेरा पॉइंट, इसकी हैंडलिंग बहुत अच्छी है और सबसे बढ़िया सी चीज़ इसका क्लच लीवर। अब क्लच लीवर का एग्जांपल मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ। आपने देखा होगा कि बहुत सारी गाड़ियों में ये जो क्लच लीवर होता है ये ऐसे होता है, बहुत लंबा लंबा जाता है, अंदर तक जाता है, ऊपर तक आता है। ये होता है ब्रेक पेडल के ऊपर तक आ रहा होता है यहाँ तक। इसको ऐसे ऐसे करके प्रेस करो, ऐसे ऐसे करके प्रेस करो। इसमें क्या है, ये ब्रेक पेडल के बिल्कुल पास ही है और मतलब बिल्कुल लेवल में है। हल्का सा आपको पता चलेगा कि हाँ हल्का सा ऊपर तो है लेकिन पास ही है। तो इसके अंदर ना कोई ऐसी परेशानी नहीं हो रही। ये कार वाला ही है, एसयूवी टाइप बड़ा वाला नहीं है। दूसरा मेरा पॉइंट, एक्सीलेटर इलेक्ट्रिक है, ब्रेक भी चलो ठीक है, मैं मानता हूँ कि ब्रेक के अंदर फंक्शन होते हैं, ट्रैक्शन कंट्रोल काम करेगा, ईबीएस काम करेगा, वो भी एक टाइप से इलेक्ट्रिक ही हो गई, ठीक है। बट ये क्लच काफ़ी स्मूथ है, क्लच में रिफाइनमेंट है, नो डाउट बोलना पड़ेगा ये चीज़ कि क्लच इसका बहुत ज़्यादा बेकार नहीं है। और ऐसा नहीं है कि हमने ऐसे दबा रखा है और जैसे मैंने मान लो कि ये गे डाली, अब मैंने ये गे डाली तो ये क्लच यहाँ तक तो ढीला आएगा और फिर यहाँ से टुर करके एकदम से कार उठेगी जिसमें झटका मारेगी, वो क्लच नहीं है इसका, लूज वाला क्लच नहीं है इसका। क्लच पता है कैसे काम करता है, मैंने ये क्लच दबाया, गे डाली और हैंड ब्रेक हटाई मैंने, ये क्लच ना मैं हल्का सा ही छोड़ूंगा ना कार चलने लग जाएगी। देखो हल्का सा ही छोड़ा, ये चलने लग गई। ये चीज़ चाहिए होती है हर एक कार में। आपको कोई ट्रक नहीं चलाना कि पूरा क्लच छोड़ोगे, ऊपर का जो पोर्शन रह जाएगा तभी कार चलेगी, एकदम से झटका मारेगी। ज़्यादातर कार कंपनी ऐसे ही क्लच बना रही है, या फिर जिनकी कार एसयूवी है तो वो सोचते हैं कि एसयूवी वाला क्लच दो, लंबा वाला क्लच दो, वो नहीं है इसमें। यहाँ पे रेनो डस्टर जीत जाती है।